स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और यह जो हमारी उपस्थिति है एक बार उसी श्रृंखला की एक कड़ी है जो लगातार हम आपसे मुखातिब हैं। यूपीएससी की जो पेपर फर्स्ट की तैयारी जीके पोर्शन की जो चल रही है हमारे चैनल पर, उसी श्रृंखला में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में हम आपसे बातें कर रहे हैं। इससे पूर्व भी हमने आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो सारे यूनिट को कवर करते हुए हमने बनाई थी। बहुत सारे यूनिट फर्स्ट जो कि मैंने बताया था आपसे कि यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस संबंधित तथ्यों से आपको अवगत कराया था, पैटर्नों से आपको अवगत कराया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे पूर्व भी हमने आपको डाले थे, लेकिन यहाँ पर एट ए ग्लांस उन सारी चीज़ों को लेकर आने का मकसद ये था कि ये कहीं शॉर्ट में आप उस सारी चीज़ों से अवगत हो सकें, उन पैटर्नों से अवगत हो सकें जो 2014 से लेकर के 2021 के बीच में जितने भी प्रश्न आए हैं और किस तरह से उसमें परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जीके के जो 30 प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया जाए तो चाहे आप जिस स्ट्रीम के हों, जिस बैकग्राउंड के हों, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, जिस बैकग्राउंड के हों, आप अच्छी खासी दक्षता हासिल कर सकते हैं और आप 25 प्लस कर सकते हैं। थोड़े से बारीकियों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि जैसा आप जानते हैं आप अपने सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य ज्ञान ही आपसे पूछा जाता है और जिससे आप अवगत होना है। सिलेबस का जो भी पैटर्न रहा हो, सिलेबस का जो भी भाग रहा हो, लेकिन प्रश्नों का एक लिमिटेड पैटर्न है जिससे आप अवगत लगातार होते रहें। उसी श्रृंखला में यूनिट 2 जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का था, उसके बाद आईसीटी जो कि यूनिट 3 था, इसके बाद हमने आप मुखातिब हुए थे, आपके साथ हम मुखातिब हुए थे एनवायरमेंट, पीपल एंड एनवायरमेंट यूनिट 4 में। उसके बाद हमने आपसे बात करी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो, और हिंदी हिस्ट्री एंड कल्चर जो हमारे, जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी था, सोलर सिस्टम भी था, यूनिट 5, और आज यूनिट 6 जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी है, उस संदर्भ में हम बातें करेंगे। 2 पार्ट में इसको हमने रखा है, पहले पार्ट से आपको अवगत कराते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, और इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 से लेकर 50 तक जो एग्जाम संपन्न है उस संदर्भ में आपसे बातें करेंगे। यहाँ पर देखिए फेज 1 2014, एग्जाम डेट 7 दिसंबर 2014, और यहाँ पर प्रश्न देखिए कि संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। यहाँ पर देखिए, और ये प्रश्न को देखिए, और यहाँ पर देखिए 42वें संशोधन द्वारा, 47वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा और 92वें संशोधन द्वारा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो संशोधन हुआ था वह 1976 में 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उस संदर्भ में हुआ था, और ये इसका सही जवाब है। एक चीज़ और भी जान लीजिए, उस समय यह था कि उद्देशिका में संशोधन संभव है कि नहीं है, तो उद्देशिका में संशोधन संभव है। उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था, उसके बाद इस संशोधन के माध्यम से ना, ये जो 1976 में 42 संविधान संशोधन जो हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली गई। एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा कि 1942 का जो 1976 का जो 42 अमेंडमेंट है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ों का बदलाव किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में है, और यहाँ पर दे रहा है आपको कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं और कितने सीट। हाँ, इसमें पार्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम उसको बताने के दौरान आपको बता दें। इसमें इसका बी सही जवाब होगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में है। दोस्तों एक चीज़ अपने जहन में अवश्य रखिएगा कि इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ये मूल हैं। प्रारंभ में जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जिनमें अब जो परिवर्तन जो दृष्टिगत हुआ 2024 के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो अभी तक 448 अनुच्छेद और 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। मूल रूप से जो संविधान जब था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 ही अनुसूचियाँ थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, रेनबो क्रांति संबंधित है, इकोनॉमी का प्रश्न है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी आपके सिलेबस का हिस्सा है और इकोनॉमी भी है। तो इसमें कह रहा है, इसमें ए इसका सही जवाब होगा। चारों ऑप्शन आप देख लें, ए होगा, क्योंकि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास से रेनबो क्रांति की बात की गई है, इंद्रधनुषी क्रांति की बात की गई। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जितने भी क्रांतियाँ थी, चाहे वह ग्रीन रेवोल्यूशन हो, ब्लू रेवोल्यूशन हो, चाहे वह आपका
येलो रिवॉल्यूशन हो, जितने भी रिवॉल्यूशन थे उन सारे को जोड़ करके एक समग्र क्रांति की बात एक रेनबो रिवॉल्यूशन में करी गई थी। और इसके जो फादर के रूप में भी अगर कभी प्रश्न पूछता है तो इसको अरुण कृष्ण इसके फादर के रूप में जाने जाते हैं। यह भी आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। दोस्तों यह पहली योजना थी जिसमें कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार की बात की गई थी गारंटीड तौर पर। अभी तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में, यानी कि सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभाव में आया? यह देखिए फंडामेंटल राइट हो चुका है, आपको पता है। और यह जो है इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 1 अप्रैल 2010। इस संदर्भ में ये भी जान लीजिए कि यह जो हुआ था बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में, यह 86वें संशोधन के द्वारा किया गया था और उन्हें कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के बिहाफ पर, इसको भी अपने ध्यान रखिएगा। और उसी समय जो एक्ट आया था 21A उसके बिहाफ पर एक किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अब हम आ गए हैं फेज सेकेंड। एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 जो कंडक्ट हुआ था उसमें 4 फेज में एग्जाम कंडक्ट हुए थे, जबकि एडवर्टाइजमेंट 47 में 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट हुए थे। और एग्जाम आप जानते हैं कि प्रयागराज में अभी तक कंडक्ट होते रहे हैं और कहीं सेंटर नहीं रहा है। देखिए इस बार आयोग क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। बहरहाल इस प्रश्न को देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें भी आपको दृष्टिगत करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947 में हम आपको बता दें। इसमें इस चीज़ को देना, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है 24 जनवरी, इसको रखिएगा जी हाँ दिमाग में आप, 24 जनवरी इसका सही जवाब होगा। 1950 में इस एक्ट को अपनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे पहले, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया था। और राष्ट्रीय गीत जैसा कि आप जानते हैं यह लिया गया था वंदे मातरम, यह आनंद मठ जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उनसे लिया गया था। और इस गीत को कभी कभी यह पूछता है कि पहली बार कब गाया गया था, तो ये 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसको आप 24 जनवरी कर लीजिए, इसको संशोधित कर लीजिएगा, यह टाइपिंग के दौरान मिस्टेक होता है, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, इसको भी ध्यान में रख करके चलना होता है। कौन सा कानून न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगाता है? दोस्तों यह प्रश्न ही गलत था, आयोग ने इसको माना भी गलत था। यह प्रिंटिंग थी या किस तरह का प्रश्न था, इसके बारे में चीज़ें स्पष्ट नहीं थी और यह प्रश्न भी सही दृष्टिगत नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये देखिए, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न इकोनॉमी से है। और दोस्तों इस तरह के जितने भी डिफिनेशन है, बजट घाटा हो, राजस्व घाटा हो, प्राथमिक घाटा हो, इसमें राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा हो, इसमें राजस्व घाटा इसका सही जवाब है। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बेसिक सा प्रश्न है। एक चीज़ और अपने ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि तैयारी, मैंने अभी उससे पूर्व बताया था कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी टेढ़ी खीर नहीं है कि आप इसमें अचीव कर नहीं सकते। थोड़ी सी स्ट्रेटजी में बदलाव करें और कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे साल तक आप इसी के वीडियो देखते रहें और इसी में लगे रहे, नहीं, कुछ थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं जीके में, और आप अपना फोकस अपने सब्जेक्ट पर कर करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि प्रश्नों में जो एक पैटर्न में बदलाव प्रतीत होता हुआ दृष्टिगत हो रहा है। पहले जो प्रश्न आए थे 46, 47 में और 50 में, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन दृष्टिगत हुआ है और आगे भी हो सकता है कि 51 में बदलाव दृष्टिगत हो। लिहाजा अपनी तैयारी के दौरान उन सारी चीज़ों को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और यहाँ पर कह रहा है, यह बेसिक सा प्रश्न है, इससे पूर्व भी आपने देखा था बेसिक सा प्रश्न कब वंदे मातरम को अपनाया गया था। और यहाँ पर देखिए कि भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वाभाविक सा यह प्रश्न है और इससे आप अवगत भी होंगे कि जब कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात की गई तो उसमें एक अध्यक्ष की जरूरत थी और उस समय अस्थायी यानी कि परमानेंट नहीं थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया था फॉर टाइमिंग 2 डेज के लिए। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें उनको सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, पहले अध्यक्ष के रूप में वो नामित किए। लेकिन 11 दिसंबर को जो बैठक हुई संविधान सभा की उसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तौर पर। यहाँ पर देखिए कह रहा है 10वां प्रश्न, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था?
था। संघ लोक सेवा यूपीएससी आप जान रहे हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए, और हर एक राज्यों में भी राज्य लोक सेवा आयोग है। तो यहाँ पर 315 इसका सही जवाब होगा। एक चीज़ और भी जिनमें मैंने बताया था कि मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संशोधन को, और उसमें यह किया गया था, इसमें एक आयोग होगा और इसमें इसको संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था इसको, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये 315 के आधार पर भारत के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, और ये सही जवाब होगा 315। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये संविधान की बात करें, संसद में सरकारी विधेयक का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, संसद में सरकारी विधेयक के अर्थ की बात यहाँ पर की जाती है। इसमें संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक होता है उसको हम सरकारी विधेयक के तौर पर जानते हैं। डी इसका सही जवाब हुआ। यहाँ पर मैं कह रहा था कि 15 इसमें जोड़ा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा कि मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया था। यह भी बेसिक सा प्रश्न है, इससे भी स्वर्ण सिंह समिति और बहुत सारी बातें खैर आती हैं सामने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यह जो किया गया था, यह किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था इसको, अनुच्छेद 51 क, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर ये पूछता है कि वर्तमान में, कभी कभी ये पूछ देता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या स्टार्टिंग में तो 10 थी, अभी 11 हो गई है। आगे बढ़ते हुए आगे हम तीसरे फेज की तरफ, यह जो है एडवर्टाइजमेंट 46 का, और ये परीक्षा 14 फरवरी 2015 में हुई थी, एडवर्टाइजमेंट हुआ था यह 2014 में। यहाँ पर देखिए किस प्रकार के में बीज नहीं होता, यानी कि एग्रीकल्चर के पार्टिकुलर डेप्थ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। सिंधु इसका सही जवाब है। यह एक आम की फसल जो महाराष्ट्र में पार्टिकुलरली होती है, अल्फांसो वगैरह बहुत सारी आम की कैटेगरी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सीबीडीटी किस प्रकार के करों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आयकर। यह आयकर से टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, इसका सीबीडीटी का फुल फॉर्म हुआ, आयकर सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है वह समिति वगैरह से आया हुआ है। केलकर समिति का गठन 3 से 4 बार हो चुका है। मोस्टली इसका जो संबंध रहा है वह कई बार तो इसमें रिजर्वेशन संबंधित बातें की गई, वित्त विभाग इसको मान सकते हैं। इसका सही जवाब होगा 15 का बी। और हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पैटर्नों से आप अवगत हो चुके होंगे। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है। बेसिक सा प्रश्न है, स्पीकर करता है। सी इसका सही जवाब हुआ, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 53 में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई। आपको पता है ओम बिरला अभी चुने गए थे, बहुत सारा अभी डिस्प्यूट हुआ था। आगे खैर देखते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था। और यहाँ देखिए पंतनगर जो है उत्तराखंड में पंतनगर है, जहाँ 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। हम और आ गए हैं यहाँ पर फेज 4 जो एडवर्टाइजमेंट 46 का जो अंतिम चरण था। और यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पैटर्नों से इसलिए भी अवगत करा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यह जो फेज था, या तो आयोग के पास प्रश्न नहीं थे या क्या स्ट्रेटजी थी, करीब करीब 7 से 8 प्रश्न जो हैं इसमें रिपीट कर दिए गए थे पिछले जो पेपर आए थे उस समय। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न भी आया होता है, इससे पर भी मैंने जिक्र किया था सीबीडीटी का। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है आप अवगत हैं, आयकर होगा। इससे पूर्व भी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी राजस्व घाटा, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए इसको भी हमने बात करी थी अभी, मूलभूत अधिकारों को। यहाँ पे गलत है ये टाइपिंग, ये जो प्रश्न गलत टाइपिंग हुआ था वहाँ पे आयोग के द्वारा। यहाँ पर भी ये मूलभूत कर्तव्य होगा। और ये जो 1976 की बात हम लोगों ने करी थी, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ड्यूटीज की बात की गई है इसमें, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन भारत में ग्रामीण बहि प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन रूरल आउट माइग्रेशन इन इंडिया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी इसकी बात होगी तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा कारण है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, कंस्टिट्यूशनल बॉडी कौन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो निर्वाचन आयोग है, 324 आर्टिकल आप जानते हैं। वित्त आयोग 280, इसको भी आप अवगत होंगे। इससे अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है और अरविंद पनगड़िया उसके चेयरमैन बने, आपको पता है। संघ लोक सेवा आयोग 315 अभी हमने बात करी थी। अब यहाँ पर जो संवैधानिक संस्था नहीं है वह योजना आयोग है, और वर्तमान में योजना आयोग अस्तित्व में भी नहीं है, पता है आपको, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के बदले में नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है, सुमन जवेरी। आपको याद होगा या नहीं याद होगा तो याद कर लें। इस तरह से पैटर्न उससे अवगत होते चलिए, फैक्ट से अवगत होते चलिए। और मैं एक
बार और आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास समय कम है, आप स्वर्णिम सफलता हासिल करना चाहते हैं, टॉप पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे सारे नोट, सारे करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट, सारे टेस्ट सीरीज आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बड़े ही नॉमिनल प्राइस दे करके आप हमें व्हाट्सएप करके वो सारी प्रक्रिया से अवगत होकर के हमसे जुड़ सकते हैं। बहरहाल हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में लिंग भेद अनुपात है, आप जानते हैं भारत में सदैव जो है अभी तक जो लिंग भेद अनुपात की जो श्रृंखला रही है उसमें पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है, महिलाओं की जनसंख्या कम है। कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर यह स्थिति दृष्टिगत होती है। 1000 मेल पर 943 फीमेल। अभी भी जो रिसेंट 2011 के अनुसार जो ये है आपके जो सेंसस है, तो यहाँ पर बी इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में कुछ बेसिक्स चीज़ें 50 में संविधान बना लागू हुआ और उसके बाद जो है 1951 में ही पहला संशोधन हो गया था। कुछ बेसिक्स सुधार किए गए थे और इसी के साथ हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 फेज 1 2016। और इसी तरह का हालात थे। मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि एडवर्टाइजमेंट हुआ 2016 में। कई केस और कई मुकदमे की वजह से यह परीक्षा 2018 में दिसंबर 2018 2019 मान के चलिए, और हुआ भी था। कई फेज की परीक्षा 2019 में भी हुई थी, तो 3 साल बाद हुआ था। यहाँ पर देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग से, संघ लोक सेवा आयोग से, न्यायपालिका से प्रश्न आते रहे हैं, अध्यक्ष से प्रश्न आते रहे हैं, राष्ट्रपति से प्रश्न आते रहे हैं, अनुच्छेद से प्रश्न आते रहे हैं। लिहाजा तैयारी दौरान सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसका आसान सा आंसर है राष्ट्रपति। आप जानते हैं राष्ट्रपति इसका इनकी नियुक्ति करता है। अभी तो 3 लोग हो गए हैं निर्वाचन जो कमिश्नर। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात है, इस समय तो कानपुर की बात की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में गाजियाबाद जो है इसकी जो फीमेल लिटरेसी 82.42 हो गई है गाजियाबाद की। तो इसके अनुसार उस समय के अनुसार कानपुर था, लेकिन अभी जो है गाजियाबाद है। दोनों को अपने ध्यान में रख लीजिएगा। अभी गाजियाबाद 82.42% हो गया है जो है फीमेल लिटरेसी। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना। उस समय कानपुर था, इसको भी अपने ध्यान में रखना। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यहाँ पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में राष्ट्रपति भी शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? मैंने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इससे प्रश्न आते हैं। आर्टिकल जो है 67 या 66 जो है रिलेटेड है इससे, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में राज्य से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 टोटल, जिसमें से 530 आते हैं इससे आपके राज्यों से, और रेस्ट जो आते हैं वह आते हैं आपके यूनियन टेरिटोरी से। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। पैटर्नों को ध्यान देते हुए हम सारे प्रश्नों से अवगत करा रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? SDI की बात जब भी आती है तो महबूब उल हक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, तो महबूब उल हक इसके फादर माने जाते हैं SDI के। आगे बढ़ते, संपत्ति का अधिकार इस समय क्या है? संपत्ति का अधिकार मैं आपको बता दूं, संपत्ति का अधिकार जब भारतीय संविधान की जब लिखा गया था, मूलभूत अधिकारों में से था, आर्टिकल 31 में था, लेकिन बाद में इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। और भाग 3 में तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अभी यह जो है आज की डेट में यह लीगल राइट हो चुका है। और यह आ गया है किस में? यह आ गया है भाग 12 में, और अनुच्छेद 300 का इसका अनुच्छेद हो गया है। तो इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में यह एक वैधानिक यानी कि लीगल राइट हो चुका है। अब हम आ गए दूसरे फेज की तरफ। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों को किस सूची में जोड़ा गया? तो यहाँ पे देखिए 42वें संशोधन को मिनी संविधान संशोधन मैंने कहा था, और ये सारी चीज़ें जो थीं राज्य सूची में थी। शिक्षा भी राज्य सूची में था। जो 42वें से बहुत सारी चीज़ जोड़े गए, और ये सारी जो चीज़ें वो आ गई किसमें? कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में आ गई थी। इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि ये प्रश्न जो है 42वें संविधान संशोधन अक्सर आते रहा है। बलवंत राय मेहता समिति की जब भी बात होती है, यह आपको मैंने इससे पूर्व कहा था कि पंचायती राज चुनाव आयोग आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आपको ध्यान में रखना है। पंचायती राज इसका सही जवाब होगा। त्रिस्तरीय पंचायत
पंचायत की बात इसमें बलवंत राय मेहता समिति में करी गई थी। यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है। दोस्तों बिहार सबसे ज़्यादा है 1102 और दूसरा पश्चिम बंगाल है 1029 और तीसरा केरला है। तो यहाँ पर हमको ये जाना है किसके साथ दिया, कौन सा पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये गलत होगा, ये पहला होगा बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ेंगे 35वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उस समय के प्रश्न के अनुसार। ये इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 1998 इसका सही जवाब है। पैटर्नों से आप अवगत हो लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भारत संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियाँ कौन धारण करता है। दोस्तों भारत संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति धारण करता है। अनुच्छेद 53 ध्यान में रखिएगा। अब आ गए हैं थर्ड यानी लास्ट फेज की तरफ। यह जो एडवर्टाइजमेंट 47 का था। और भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, इससे पूर्व मैंने बात करी थी और बताया था आपसे कि योजना आयोग अब समाप्त हो गया है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो है वह फॉर्म में आ चुका है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सी सही जवाब हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भूमिका होती है वह संसद के दोनों सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर के ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। 20 का सही जवाब हुआ। और हम आ गए 40वें प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह प्रश्न जब आया था उस समय यह प्रश्न जो उसका जो आंसर था 1600 रुपये सहायता प्रदान की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। तो जब भी शपथ की बात आती है तो संविधान में बहुत सारी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां बात करी थी मैंने आपसे। तो उसमें तृतीय अनुसूची की बात की जाती है जब भी संघ के मंत्री ग्रुप में उपबंधित की जाती है। तो और इसी के साथ हम आ गए अंतिम प्रश्न की तरफ। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 और 47 के सारे प्रश्न जो आपके यूनिट 6 के थे वह समाप्त होने जा रहे हैं। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा निम्न और राज्यसभा उच्च सभा कही जाती है। और लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में आप जानते हैं कि किस तरह से विधानसभा के लोग उनको चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को। और राज्यसभा कभी नहीं समाप्त होने वाली सभा है। और यहाँ पर कह रहा है शक्तियाँ किस मामले में समान हैं। तो यहाँ पर देखिए संविधान के संशोधन में दोनों की शक्तियाँ समान मानी जाती है। दोस्तों इसी के साथ यह 46 और 47 में 2, 4, 7 फेज में एग्जाम हुए थे वे सारे प्रश्नों को हमने समाप्त कर दिया है। आगे नेक्स्ट पार्ट के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी तैयारी जोरों से स्टार्ट कर दें। परीक्षा आपको इस साल लास्ट में देखने को मिल सकती है। और मैंने कहा आपसे कि किसी भी स्तर पर हमारी ज़रूरत पड़ती है आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।